इस नई विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो एक ऐसे इंसान की मनोवैज्ञानिक और वास्तविक कहानी है जिसने ना सिर्फ एक क्रिमिनल साम्राज्य खड़ा किया बल्कि एक पूरे देश की सोच को ही बदल दिया। बिल्कुल, वहां की पूरी व्यवस्था और साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया की। पाब्लो एस्कोबार। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो आर्टिकल्स और रिसर्च का पूरा स्टैक है, वो पाब्लो के जीवन के एकदम अनसुने और गहरे पहलुओं को उजागर करते हैं। इस चर्चा का हमारा जो मुख्य मिशन है वो पाब्लो एस्कोबार के उस पॉप कल्चर लेजेंड वाले मिथ को पूरी तरह से तोड़ना है। सही कहा, क्योंकि फिल्मों ने तो एक रॉबिन हुड वाली छवि बना दी, ग्लैमराइज्ड छवि बना दिया है। हाँ, हम आज उसके पीछे की असलियत देखेंगे। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कहानी किसी अनपढ़ अपराधी की मजबूरी की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर चुने गए रास्ते और अंततः एक भयानक आत्मविनाश यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कहानी है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। क्योंकि पाब्लो की जो शुरुआत थी वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसा कि आम तौर पर लोग सोचते हैं या पॉप कल्चर हमें बताता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अगर हम पाब्लो एस्कोबार की कहानी को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी या पुलिस और चोर की कहानी की तरह देखेंगे ना, तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। मतलब उसका असली पहलू छूट जाएगा। हाँ, ये विषय असल में सत्ता यानी पावर, इंसान के मनोविज्ञान और किसी देश के सिस्टम के बीच के टकराव को गहराई से समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम स्रोतों में उसके जीवन के अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ गोलियों और कोकीन की बात नहीं थी। तो फिर ये किस चीज की कहानी थी? ये एक ऐसे दिमाग की कहानी थी जो हर एक चीज को, चाहे वो लोग हों, नियम हों या सरकार हो, अपने पूरे नियंत्रण में रखना चाहता था। इस विस्तृत चर्चा में हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान का मनोविज्ञान एक पूरे देश के सामाजिक ढांचे को चुनौती दे सकता है, और आखिरकार कैसे वही मनोविज्ञान उसे अंदर से खोखला भी कर देता है। मैं सोच रही थी कि हम शुरुआत पाब्लो के बचपन और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से करें। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे स्रोतों के अनुसार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एंटियोकिया रीजन में उसका जन्म हुआ था। अब जब हम किसी बहुत बड़े क्रिमिनल की कहानी सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या आती है? यही कि शायद वो बहुत गरीबी से आया होगा। बिल्कुल, सड़कों पर रहा होगा या भुखमरी का शिकार रहा होगा। लेकिन पाब्लो के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बहुत ही सामान्य परिवार से था। उसके पिता एबल दे जीसस एस्कोबार एक किसान थे, और सबसे अहम बात जो अक्सर लोगों से मिस हो जाती है, हाँ, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, उसकी माँ हर्मिल्डा गेविरिया एक पढ़ी लिखी स्कूल टीचर थी। एक टीचर। घर में एक शिक्षक का होना यह बताता है कि उसके बचपन में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। उससे सही और गलत का, नैतिकता का ज्ञान जरूर दिया गया होगा। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जहां भूख मिटाने के लिए किसी ने मजबूरी में बंदूक उठा ली हो। एकदम सही। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है पाब्लो के पूरे साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को समझने के लिए। जब हम इस मनोवैज्ञानिक पहलू का विश्लेषण करते हैं तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उसका जुर्म की दुनिया में जाना परिस्थितियों की मजबूरी नहीं था, बल्कि एक चॉइस थी, एक चुनी हुई राह थी। बिल्कुल। अगर हम उसके स्कूल के दिनों की बात करें जो रिसर्च में सामने आए हैं, तो पाब्लो कोई बहुत ब्रिलियंट या क्लास में टॉप करने वाला छात्र नहीं था, और ना ही वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वो बस एक एवरेज छात्र था। हाँ, एक एवरेज छात्र। लेकिन उसके टीचर्स और क्लासमेट्स ने एक अजीब सी चीज नोटिस की थी। उसे कंट्रोल बहुत पसंद था। वो हमेशा क्लास में अथॉरिटी को टेस्ट करने की कोशिश करता था। अथॉरिटी को टेस्ट करने से मतलब, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या वो स्कूल में ही दादागिरी करता था? दादागिरी नहीं, बल्कि नियमों को चुनौती देना। देखिए, जहां बाकी बच्चे होमवर्क ना करने पर टीचर से डरते थे या सजा से खौफ खाते थे, पाब्लो का दिमाग अलग तरह से काम करता था। वो इस बात को समझने में दिलचस्पी रखता था कि ये नियम आखिर बनाता कौन है और उन्हें तोड़ा कैसे जा सकता है। हाँ, इन नियमों को तोड़ने की हद क्या हो सकती है। अगर मैं ये नियम तोड़ दूं तो सिस्टम मेरा क्या कर लेगा। ये जो अथॉरिटी को चुनौती देने की, हर सिस्टम की बाउंड्री को टेस्ट करने की आदत थी, यही आगे चलकर उसके क्रिमिनल करियर की सबसे बड़ी रीढ़ बनी, उसकी बैकबोन बनी। बिल्कुल। वो ये देखना चाहता था कि सामने वाले की पावर कहाँ खत्म होती है और उसकी खुद की पावर कहाँ से शुरू होती है। यहाँ ये कहानी और भी ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे वो टीनेज में पहुंचा,
उसकी ये सिस्टम को टेस्ट करने की आदत एक नई और बहुत ही खतरनाक भूख में बदल गई। सत्ता की भूख। हाँ, और वो भूख सिर्फ पैसा कमाने की नहीं थी, बल्कि सत्ता की, पावर की थी। मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने या कोई नौकरी करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय का जो मेडेलिन शहर था वो काफी रफ था। वहाँ स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट आम बात हुआ करती थी। बिल्कुल। और स्रोतों से पता चलता है कि पाब्लो ने सीधे कोई बहुत बड़ा क्राइम या मर्डर नहीं किया। उसने मेडेलिन की सड़कों पर बहुत ही छोटी छोटी अवैध चीजों से शुरुआत की, जैसे अवैध सिगरेट बेचना, नकली लॉटरी के टिकट छापना और चोरी के इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करना। अब देखने में ये बहुत छोटे अपराध लगते हैं, लेकिन ये उसके लिए एक तरह की ट्रेनिंग ग्राउंड थे। और इसी ट्रेनिंग ग्राउंड से उसने सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा। इन छोटे अपराधों से पाब्लो ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने ये समझ लिया कि रिस्क लेने में या कोई भी गैर कानूनी काम करने में डर तभी लगता है जब सामने वाला सिस्टम मजबूत हो। एकदम सही। जब पुलिस और कानून मजबूत हो, अगर सिस्टम ही अंदर से खोखला हो, बिकाऊ हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और उस समय कोलंबिया का सिस्टम वास्तव में काफी कमजोर था। पाब्लो की यह सोच कि सिस्टम को बड़ी आसानी से बाईपास किया जा सकता है, यहीं से मजबूत होने लगी। वो समझ गया था कि अगर व्यवस्था कमजोर है तो कोई भी व्यक्ति अपने नियम खुद बना सकता है। उसे लगा कि असली पावर पैसे में नहीं है, बल्कि सिस्टम के उस लूप होल को पकड़ने में है। और इसी पावर की तलाश में उसने एक और दिलचस्प कदम उठाया था। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीओकिया में एडमिशन भी लिया था, लेकिन वो वहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब इसे उसकी विफलता या फेलियर नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। रिसर्च बताती है कि ये उसका खुद का लिया हुआ एक बहुत ही सचेत फैसला था। उसका मानना था कि कानूनी तरीके से पढ़ाई करके डिग्री लेकर जो पावर या सत्ता मिलती है वो बहुत ही धीमी होती है, उसमें कई दशक लग जाते हैं। और पाब्लो के अंदर धैर्य नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे आज और अभी सब कुछ चाहिए था। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद का जो दौर है वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अहम हिस्सा है। 1970 के दशक के शुरुआती दौर में वो किडनैपिंग और कार चोरी जैसे बड़े अपराधों में शामिल होने लगा था। लेकिन हमारे नोट्स में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि पाब्लो का पहला मर्डर ड्रग्स के व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं था। वो कोकीन या कार्टेल की लड़ाई नहीं थी। नहीं, वो एक लोकल विवाद था, एक स्थानीय ठेकेदार या व्यापारी के साथ। लेकिन इस पहले मर्डर से पाब्लो ने जो सीखा वो कोलंबिया के इतिहास के लिए बहुत डराने वाला था। उसने क्या सीखा इस मर्डर से? मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसका मनोवैज्ञानिक बदलाव कैसे हुआ। उसे समझ आ गया कि हिंसा यानी वायलेंस इस धीमे और सड़े हुए सिस्टम को बाईपास करने का सबसे तेज शॉर्टकट है। अगर आप किसी से बहस करते हैं तो समय लगता है, अगर मुकदमा लड़ते हैं तो सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले को खत्म कर देते हैं तो फैसला तुरंत हो जाता है। बिल्कुल। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट था। हिंसा उसके लिए कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक टूल बन गया था। एक ऐसा टूल जो बहुत ही एफिशिएंट था। ये सच में बहुत ही डार्क है कि कोई इंसान हत्या को बस एक काम करने के तरीके की तरह देखने लगे, और इसी टूल का इस्तेमाल करके उसने वो साम्राज्य खड़ा किया जिसके लिए वो आज जाना जाता है। हाँ, और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो जब कोलंबिया में कोकीन का व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, पाब्लो ने इस मौके को एक आम गली के क्रिमिनल या स्मगलर की तरह नहीं देखा। उसने इसे एक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स बिजनेस की तरह देखा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक प्रॉपर कंपनी की तरह। आज के समय में जैसे हम अमेज़न या बड़ी सप्लाई चेन कंपनियों को देखते हैं, पाब्लो का दिमाग उसी स्तर पर चल रहा था। प्रोडक्शन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स क्या होंगे, स्टोरेज कहाँ होगा और अमेरिका तक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उसने इस पूरे अवैध व्यापार को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का रूप दे दिया था। तो क्या मेडेलिन कार्टेल कोई आम गैंग नहीं था? बिल्कुल नहीं। मेडेलिन कार्टेल एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करता था। उनके पास खुद के प्राइवेट प्लेन्स थे, यहां तक कि रडार से बचने के लिए पानी के नीचे से माल भेजने के लिए उनके पास खुद की सबमरीन्स थी। पनडुब्बियां? ये तो किसी देश की सेना के पास होती हैं। सोचिए उसका स्तर क्या था। उनके पास बहुत ही हाई लेवल के ट्रेन्ड पायलट्स थे, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे पैसे का हिसाब रखने के लिए उनके पास प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की एक पूरी फौज थी। बाप रे! हर इंसान का रोल एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह पहले से तय था। यही वो बिंदु था जहां पाब्लो एस्कोबार महज एक आम ड्रग डीलर से आगे बढ़कर क्राइम का सीईओ बन चुका था। क्राइम का सीईओ, ये शब्द वास्तव में उस पूरी व्यवस्था को सटीक रूप से दर्शाता है।
और जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, उसका लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इतना विशाल हो जाता है, तो उसका मुनाफा भी उसी स्तर का होता है। बेतहाशा मुनाफा। हाँ, 1980 के दशक में जब पाब्लो अपने चरम पर था, यानी अपने पीक पर था, तो उसकी कमाई के आंकड़े सच में सुन कर देने वाले थे। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो रोजाना लगभग $60 मिलियन कमाता था। $60 मिलियन रोज का? सुनने वालों के लिए इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि रोज के $60 मिलियन कैश में कितने होते हैं। ये कोई डिजिटल मनी नहीं थी, ये सब पेपर कैश था। और यही कैश उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। समस्या कैसे? पैसा आना तो अच्छी बात होती है ना। जब पैसा एक हद से ज्यादा हो जाए, और वो भी गैर कानूनी कैश, तो उसे संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाता है। पाब्लो के पास इतना पैसा आ रहा था कि उसके अकाउंटेंट्स और आदमियों ने इस कैश को गिनना तक छोड़ दिया था। तो फिर वो हिसाब कैसे रखते थे? पैसा गिना नहीं जाता था, बल्कि मशीनों पर उसका वजन किया जाता था। इतने भारी मात्रा में कैश को रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों, दीवारों के बीच की खाली जगहों और खेतों का इस्तेमाल किया जाता था। खेतों में पैसा गाड़ देते थे। और यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है जो इस पूरी कहानी की विडंबना को दिखाता है। उन गोदामों में चूहे हर साल लगभग 10% पैसा, यानी करोड़ों रुपए के नोट कुतर देते थे। चूहों ने करोड़ों रुपए खा लिए? बिल्कुल। इसके अलावा नमी और पानी से भी नोट सड़ जाते थे। और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इतना सारा पैसा बर्बाद हो रहा है? नहीं, क्योंकि पानी और चूहों की वजह से होने वाला ये नुकसान उनके बैलेंस शीट में बस एक मार्जिन ऑफ एरर था। पैसा आ ही इतना रहा था कि करोड़ों रुपए सड़ जाने से उन्हें कोई घाटा महसूस नहीं होता था। ये तो पागलपन है। इस स्थिति को अगर हम गहराई से समझें तो ये स्पष्ट होता है कि ये कोई लग्जरी या विलासिता का जीवन नहीं था। ये एक बेकाबू ज्यादती थी, एक अनमैनेजेबल एक्सेस था। जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि चूहे उसे खा रहे हों और आपको फर्क न पड़े, तो इसका मतलब है कि व्यवस्था अब आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है। पैसा अब एक टूल नहीं, बल्कि एक लॉजिस्टिक बोझ बन चुका था। बिल्कुल। तो इतने बड़े साम्राज्य को, इतने सारे लोगों को और इस अनमैनेजेबल पैसे को वो कंट्रोल कैसे करता था? क्योंकि जहां इतना पैसा होता है वहां धोखा मिलने के चांस भी तो सबसे ज्यादा होते हैं। और यहीं पर आती है उसकी सबसे क्रूर और प्रसिद्ध नीति, प्लाटा ओ प्लूमो। इसका स्पेनिश में मतलब होता है चांदी या सीसा, यानी आसान भाषा में कहें तो रिश्वत या गोली। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। अब पॉप कल्चर में इसे सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग की तरह पेश किया जाता है, लेकिन असल में पाब्लो के लिए ये कोई डायलॉग नहीं था। ये कार्टेल की एक बहुत ही पक्की, स्पष्ट और काम करने वाली पॉलिसी थी। एक तरह से ये उसका HR मैनुअल था। मतलब या तो आप उसका पैसा लेंगे या फिर वो आपकी जान ले लेगा। कोई बीच का रास्ता नहीं था। कोई बीच का रास्ता नहीं। इस सिस्टम ने कोलंबिया के जजों, पुलिस अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं को अंदर से पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अगर कोई ईमानदार पुलिस वाला उसे पकड़ने जाता तो पाब्लो उसे इतनी बड़ी रिश्वत ऑफर करता जो उस पुलिस वाले ने पूरी जिंदगी में नहीं देखी होती। और अगर वो फिर भी ना माने तो उसकी और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती। लेकिन इस पूरी नीति में सबसे ध्यान देने वाली बात जो पाब्लो के मनोविज्ञान को दर्शाती है वो ये है कि लोग पाब्लो से सिर्फ इसलिए नहीं डरते थे क्योंकि वो क्रूर था। तो फिर असली डर क्या था? इतिहास में बहुत से क्रूर लोग हुए हैं। लोग पाब्लो से इसलिए डरते थे क्योंकि उसकी नीतियां भविष्यवाणी करने योग्य, यानी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल थीं। प्रेडिक्टेबल कैसे? उसके नियम सबके लिए बिल्कुल स्पष्ट थे। वो कभी हवा में फैसले नहीं लेता था। सबको पता था कि अगर पाब्लो का नियम माना, उसके साथ काम किया, तो इतना पैसा मिलेगा कि पुश्तें बैठकर खाएंगी। और अगर नियम तोड़ा? अगर नियम तोड़ा या धोखा दिया क्या? तो मौत निश्चित है, कोई माफी नहीं मिलेगी। इस स्पष्टता ने लोगों के अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया कि सिस्टम खुद ब खुद उसके लिए काम करने लगा। ये बहुत ही भयानक लेकिन सच में काम करने वाली रणनीति थी। लेकिन फिर इस असीमित सत्ता, इस प्रिडिक्टेबल डर और बेतहाशा पैसे ने पाब्लो के अंदर एक नई भूख पैदा कर दी, राजनीति की भूख। उसका सबसे बड़ा ईगो प्रोजेक्ट। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि जो आदमी रोज के $60 मिलियन कमा रहा है, जिसके इशारे पर पुलिस और जज काम कर रहे हैं, उसे एक आम सी सरकारी कुर्सी यानी राजनीति में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत दिलचस्प सवाल है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, जितनी भी बंदूकें हो, लेकिन वैधता यानी लेजिटिमेसी के बिना वो ताकत हमेशा अधूरी रहती है। वो समाज में एक इज्जतदार आदमी कहलाना चाहता था।
एकदम सही। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक हार और उसके पतन की शुरुआत होती है। एक क्रिमिनल का कांग्रेस यानी संसद में जाना उसका सबसे बड़ा ईगो प्रोजेक्ट था। वो अंडरवर्ल्ड के अंधेरे से निकलकर सत्ता की रोशनी में आना चाहता था। वो अपनी छवि बदलना चाहता था। उसे लगा कि वो अपनी इस काली कमाई और क्राइम के साम्राज्य को एक सफेद और कानूनी चादर से, एक राजनेता के चोगे से ढक लेगा। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, फुटबॉल के मैदान बनवाए, ताकि पब्लिक उसे रॉबिनहुड माने। और वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच भी गया। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया है ना? पूरी तरह से। क्योंकि जब वो अंडरवर्ल्ड में था तो कोई इस पर खुलेआम उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन जब वो एक पब्लिक फिगर बना, संसद में आकर बैठा, तो वो मीडिया और अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गया। और फिर उसे एक्सपोज कर दिया गया। हाँ, कोलंबिया के कुछ बेहद साहसी नेताओं और पत्रकारों ने उसके काले कारनामों को, उसके कार्टेल के क्राइम्स को खुलेआम एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जब मीडिया ने उसे पूरे देश के सामने बेनकाब किया और उसे संसद से बेइज्जत करके निकाल दिया गया, तब पाब्लो को अपने जीवन में पहली बार एक बहुत बड़ा झटका लगा। किस तरह का झटका? क्या वो डर गया था? डर से ज्यादा ये उसकी हार थी। उसे पहली बार ये महसूस हुआ कि पैसा हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जजों को खरीद सकता था, पुलिस को मार सकता था, लेकिन वो मीडिया की आजादी को, सच को और लोगों की धारणा को नहीं खरीद पाया। पब्लिक परसेप्शन उसके कंट्रोल से बाहर था। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ उसकी एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये उसका मानसिक और खामोश पतन था। वो इंसान जो बचपन से ही स्कूल के नियमों से लेकर देश के सिस्टम तक सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था, अब ये समझ रहा था कि कुछ चीजें उसकी पहुंच से, उसकी ताकत से बाहर हैं। यहीं से उसका ईगो बुरी तरह आहत हुआ और उसने पूरे देश के खिलाफ एक हिंसक जंग छेड़ दी। बम धमाके, हत्याएं, सब शुरू हो गया। और इसी जंग और पतन के दौरान कहानी का वो हिस्सा आता है जो सच में किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा अजीब लगता है, ला कैथेड्रल जेल। वो जेल जो जेल थी ही नहीं। जब पाब्लो ने देश भर में बम धमाके शुरू कर दिए और कोलंबियाई सरकार पर अमेरिका का दबाव बहुत बढ़ गया कि पाब्लो को पकड़कर अमेरिका प्रत्यर्पित किया जाए, तो पाब्लो डर गया। उसने सरकार के सामने सरेंडर करने की एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो जेल जाएगा, लेकिन वो जेल सरकार की नहीं बल्कि उसकी खुद की बनाई हुई होगी, जो कि दुनिया के इतिहास में अपने आप में एक मजाक था। बिल्कुल। हमारे रिसर्च नोट्स में ला कैथेड्रल का जो वर्णन है वो हैरान करने वाला है। उसने एक पहाड़ी पर एक जेल बनवाई जो असल में जेल के नाम पर एक धब्बा थी। ये एक लग्जरी फोर्ट्रेस था, एक ऐसा 5 स्टार किला जहां पाब्लो किसी राजा की तरह रहता था। वहां जकूजी था, पार्टीज होती थी। हाँ, एक फुल साइज्ड फुटबॉल का मैदान था। उसके कार्टेल के साथ ही बेरोक टोक वहां आते थे और वो वहां से भी बड़ी आसानी से अपना ड्रग्स का बिजनेस चलाता था। यहाँ तक कि वहां के गार्ड्स भी पाब्लो ने खुद चुने थे। लेकिन अगर हम पाब्लो के मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ला कैथेड्रल उसकी जीत नहीं थी। जीत नहीं थी, पर वो तो अपनी शर्तों पर जी रहा था। बाहर से ऐसा ही लगता है, लेकिन ये इस बात का सबूत था कि अब वो खुलेआम सड़कों पर नहीं घूम सकता था। ये आजादी का एक भ्रम था जो बहुत थोड़े समय के लिए ही टिका। फिर क्या हुआ? जब कोलंबिया की सरकार और मीडिया को यह एहसास हुआ कि पाब्लो जेल के अंदर से भी अपना सिंडिकेट चला रहा है, और हद तो तब हो गई जब उसने जेल के अंदर ही अपने कुछ साथियों की हत्या करवा दी, तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। सरकार ने आखिरकार उसे एक असली और सुरक्षित मिलिट्री जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया। और यही वो पल था जब पाब्लो को पहली बार सच में डर लगा। बिल्कुल। जब सरकार की सेना ला कैथेड्रल की तरफ बढ़ने लगी, तब पाब्लो के अंदर का वो कंट्रोल करने वाला इंसान कांप गया। उसे सिस्टम का पहला असली डर महसूस हुआ। उसे लगा कि अब वो सच में एक कैदी बन जाएगा, अमेरिका भेज दिया जाएगा, जहां उसका पैसा या उसकी नीतियां काम नहीं आएंगी। तो उसने वहां से भागने का फैसला किया। इसी डर और घबराहट के कारण उसने उस रात वहां से एस्केप करने का फैसला किया। वो वहां से भाग तो गया, लेकिन ये भागना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि अब वो सुरक्षित नहीं था। ला कैथेड्रल से भागने के साथ ही उसका जो बचा खुचा दबदबा था, उसका भरोसा, उसकी ताकत और उसके सारे सहयोगी एक एक करके खत्म होने लगे। वो अब कोई क्राइम का सीईओ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक भागा हुआ डरा हुआ मुजरिम था जो जंगलों और अनजान घरों में अपनी जान बचाकर छिपा फिर रहा था। कहानी के इस आखिरी मोड़ पर आते हुए हमारे स्रोत उस अंतिम दृश्य का बहुत स्पष्ट और मार्मिक वर्णन करते हैं। लगातार छिपने, भागने और अपने परिवार से दूर रहने के बाद 2 दिसंबर 1993 का दिन आ गया। उस समय पाब्लो मेडेलिन शहर के एक साधारण से घर में छिपा हुआ था।
अपने उस विशाल साम्राज्य से बहुत दूर। और विडंबना देखिए, जिस आदमी ने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया था, जो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो आखिरकार अपने ही परिवार के मुंह में मारा गया, अपने मौत से एक दिन पहले। और उसी दिन उसने अपने बेटे से फोन पर बात की थी। और वो बात बहुत लंबी हो गई। हाँ, वो बात इतनी लंबी हो गई कि कोलंबियन अधिकारियों ने और अमेरिकन एजेंसीज ने इसी रेडियो सिग्नल को ट्रेस कर लिया और उसकी लोकेशन का सटीक पता लगा लिया। जब पुलिस ने उस घर को घेरा तो पाब्लो ने भागने की कोशिश की। छत के रास्ते से मिडलैंड शहर की एक छत पर नंगे पैर भागते हुए महज 44 साल की उम्र में पाब्लो एस्कोबार मारा गया। गोलियों से छलनी उसका शरीर उसी लाल खपरेल वाली छत पर पड़ा था। सब कुछ वहीं खत्म हो गया। सालों की वो दहशत, वो रोज का $60 मिलियन का बेतहाशा पैसा, वो कार्टेल का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, उसकी प्लाटा ओ प्लोमो की विचारधारा, सब कुछ उसी एक पल में खत्म हो गया। पीछे सिर्फ एक बेजान शरीर बचा रह गया था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? इस पूरे जीवन और इस मौत को हम कैसे समझें? इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ हो जाता है कि पॉप कल्चर ने, शोज और किताबों ने भले उसे एक लेजेंड बना दिया हो या उसे एक मसीहा की तरह पेश किया हो, लेकिन जब हम इन असली तथ्यों और उसके दिमागी ढांचे को देखते हैं तो ये कहानी किसी सक्सेस की या सफलता की नहीं है। ये आत्मविनाश की कहानी है। ये पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन से ये ठान लिया था कि उसे सिस्टम पर, नियमों पर और लोगों पर पूरा कंट्रोल चाहिए। वो अंत में अपने ही जीवन के किसी भी हिस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाया। ना वो अपने परिवार को सुरक्षित रख सका, ना अपने उस विशाल साम्राज्य को बचा सका और ना ही अपनी जान को। ये बहुत ही दुखद अंत था। इसलिए इस चर्चा से हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये कहानी किसी भी तरह से कोई प्रेरणा नहीं है। ये समाज के लिए और किसी भी देश के सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता और पैसा किसी एक इंसान के सनक का हिस्सा बन जाते हैं तो उसका अंत हमेशा ऐसा ही होता है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए हम यहाँ एक ऐसा विचार, एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहते हैं जिस पर सुनने वाले खुद गहराई से विचार कर सके। जब हम इन सारे स्रोतों और घटनाओं को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है। जब एक इंसान पूरी दुनिया को, पूरे देश के सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, हर नियम को तोड़ने की जिद पकड़ लेता है, तो क्या वो असल में उस कंट्रोल की भूख का ही गुलाम नहीं बन जाता? ये सोचने वाली बात है। क्या पाब्लो एस्कोबार की असली जेल वो पत्थरों और तारों से बनी ला कैथेड्रल थी, या फिर उसका अपना वो दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी जेल था जिसने उसे जिंदगी भर भागने पर मजबूर किया, हर इंसान को शक की नज़र से देखने पर मजबूर किया और उसे कभी चैन से सोने नहीं दिया? इस सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है,